अस्सलाम वालेकुम। 29 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स फ्रांस से यूएई के रास्ते 5 राफेल एयरक्राफ्ट्स को अंबाला के अंदर लैंड करवा चुके हैं। इंडिया इस डील के तहत फ्रांस से 54,000 करोड़ रुपए के अंदर 36 राफेल तैयारे परचेज करेगा और 18 एयरक्राफ्ट के 2 स्क्वाड्रन फॉर्म किए जाएंगे। इस वक्त अंबाला में राफेल एयरक्राफ्ट लैंड करने वाले थे, तो उस वक्त इंडियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह मोदी ने भी ट्वीट करके अपने लोगों को खुशखबरी सुनाई। इंडिया के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर खासी एक्साइटमेंट पाई जाती है और इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट के बाद इंडिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। कहीं पर इसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा है और कहीं पर इसका कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तानी F-16 के साथ और चाइनीज J-20 के साथ। राफेल एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन के साथ ही खित्ते के अंदर हथियारों की एक नई दौड़ का भी आगाज हो जाएगा। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी F-16 को राफेल एयरक्राफ्ट के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर खासी एक्साइटमेंट क्यों पाई जाती है राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर और खित्ते की जो इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। फाइनली हम पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आइए देखते हैं। F-16 एक 4th जनरेशन का सिंगल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है। राफेल को F-16 के ऊपर जो सबसे पहली बढ़तरी हासिल होती है वो ये है कि राफेल बहरी बेड़े और एयरपोर्ट दोनों के ऊपर से प्रवास कर सकता है। इसके अलावा अगर हम राफेल और F-16 की फ्यूल कैपेसिटी को कंपेयर करें तो राफेल की फ्यूल कैपेसिटी पाकिस्तानी F-16 से कहीं ज़्यादा है। रेंज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी F-16 4240 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, जबकि राफेल 3700 किलोमीटर की रेंज पकड़ सकता है। यहाँ पाकिस्तानी F-16 को राफेल के ऊपर 500 किलोमीटर की बढ़तरी हासिल हो जाती है। दोनों एयरक्राफ्ट की अगर स्पीड को कंपेयर किया जाए तो राफेल 2130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 की स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ भी पाकिस्तानी F-16 को राफेल के ऊपर एज हासिल है। दोनों एयरक्राफ्ट की वेपन टेक्नोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तानी F-16 के अंदर पेंगुइन एंटीशिप मिसाइल, क्लस्टर बॉम्ब्स, रनवे डैनियल बॉम्ब, AIM-9 साइड विंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, AIM-120 मिड रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, AGM GPS गाइडेड बॉम्ब, कन्वेंशनल ड्रॉप बॉम्ब्स और कैनन्स की सलाहियत मौजूद है। जबकि अगर राफेल की वेपन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसके अंदर मीका एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, AM-39 एंटी-शिप मिसाइल्स, जायेट 30 इंटरनल कैनन्स, मटीरियल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, हैमर मॉडलर एयर टू ग्राउंड मिसाइल और प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स की सलाहियत मौजूद है। वेपन टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ राफेल को F-16 के ऊपर बढ़ती दिलवाती है वो ये है कि राफेल न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है बल्कि न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत भी रखता है, जबकि F-16 के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। दोनों एयरक्राफ्ट की रडार टेक्नोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तानी F-16 के अंदर F-22 और F-35 की रडार टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अंदर AESA APG-83 रडार इसको 5th जनरेशन के फाइटर रडार कैपेबिलिटीज़ तक ले जाता है। इसके अलावा ये 120 किलोमीटर की रेंज के अंदर एनिमीज़ को डिटेक्ट कर सकता है और इसका जो मैक्सिमम एंगेजमेंट रेट है वो 20 टारगेट्स है विद इन 84 किलोमीटर। अगर हम राफेल की रडार टेक्नोलॉजी पर बात करें तो इसके अंदर मल्टी डायरेक्शनल रडार डिटेक्शन सिस्टम मौजूद है जो कि 40 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है विद इन 100 किलोमीटर रेंज। इसके अंदर अनडिटेक्टेबल पैसिव रडार सेंसर भी मौजूद है और मैसिव डिजिटल कैमरा भी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद स्पेक्ट्रा की टेक्नोलॉजी इसे F-16 से बढ़ती दिलवाती है। स्पेक्ट्रा की मदद से किसी भी एनिमी के एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स को जैम किया जा सकता है। इसके अलावा राफेल के अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग भी मौजूद है और डिकॉय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी पाया जाता है। यूं अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करके देखते हैं तो दोनों ही अच्छी क्वालिटी के एयरक्राफ्ट हैं। किसी जगह के ऊपर हमें राफेल एयरक्राफ्ट F-16 से आगे जाता हुआ दिखाई देता है तो कहीं F-16 हमें राफेल से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि खित्ते के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और इंडिया के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-1 महीने से इंडिया की टेंशन पाई जाती है नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ तो उसकी टेंशन हमेशा से ही रही है। चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर आके काफ़ी एग्रेशन दिखाई और गिलवान वैली तक के काफ़ी इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह मोदी ने पहले ये कहा था कि चाइना ने हमारे इलाके के ऊपर पेशकदमी नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा है कि चाइनीज़ जो हैं चाइनीज़ आर्मी इंडियन इलाके के अंदर काफ़ी हद तक आगे आ चुकी है। इंडिया के अंदर काफ़ी परेशानी पाई जाती है चाइनीज़ आर्मी के एग्रेशन को लेकर।
इसके अलावा इंडियन मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि जब चाइनीज़ और इंडियन फेस ऑफ चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान ने स्कर्दू के अंदर जो अपना एयर बेस है उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था और इंडिया के अंदर ये परेशानी पाई जाती थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स उनके बेसिस के ऊपर अटैक ना कर दे। इसके साथ साथ अगर हम खित्ते की पूरी सूरत हाल को ऑब्जर्व करें तो हमें यह पता चलता है कि अभी हाल ही में चाइना ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी जिसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान को शामिल किया, नेपाल को शामिल किया, पाकिस्तान को शामिल किया, जबकि इंडिया को उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर रीजनल सिक्योरिटी और जो दूसरे मामला थे उनको डिस्कस किया गया था। नेपाल इंडिया का शुरू से ही अलाय था, इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे चल रहे थे। अफगानिस्तान के साथ भी मोदी गवर्नमेंट की और उससे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट्स होती थी उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती थी। उसके बावजूद भी अफगानिस्तान, नेपाल इनको ले गया है चाइना पाकिस्तान के साथ। तो यूँ जो इंडिया के लिए जो सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ होने वाली जो मुज़ाकरात हैं उनके मुतल्लिक भी खबरें आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। यूँ अगर हम खित्ते की सूरत हाल को देखें तो इंडिया इस वक्त काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, जैसे कि चाइना काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है। इंडिया की टेंशन नेपाल के साथ भी चल रही है, इंडिया की टेंशन LOC पे भी है, इंडिया की टेंशन LAC पे भी है। और इंडिया ये समझता है और इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि जब इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्शन हो जाएगी राफेल एयरक्राफ्ट की तो इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के ऊपर बढ़तरी हासिल हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। यूँ खित्ते के अंदर टेंशन ज़्यादा माहौल में जब इंडिया के अंदर राफेल एयरक्राफ्ट आए हैं तो वहाँ पर इसको न्यू इंडियन डिफेंस लाइन समझा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर राफेल की इंडक्शन के बाद। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स को हमेशा से ही इंडियन एयरफोर्स के ऊपर साइकोलॉजिकल एज रहा है, बढ़तरी रही है। उसकी जो ताज़ा मिसाल है वो फरवरी 2019 की है जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन टारगेट्स को जाके लॉक किया जिनको वो लॉक करना चाहते थे, देन अटैक किया। अटैक करने के बाद जब पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स वापस आ रहे थे तो उसके पीछे 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स आए तो उनमें से हमने एक को मार गिराया और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। तो अभिनंदन की गिरफ्तारी की वजह से भी इंडियन एयरफोर्स को दुनिया भर के अंदर काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो अभिनंदन की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को ये बताया कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपसे बेहतर हैं, हम जाके आपके टारगेट्स को अटैक भी कर सकते हैं और हम आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको गिरा भी सकते हैं। और इंडिया के अंदर भी खासी तशवीश पाई गई अभिनंदन के वाक़े को लेके, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाने लगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं पूरी दुनिया उनको मानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की पायलट्स की जो ट्रेनिंग है उसको पूरी दुनिया के अंदर बड़े अच्छे तरीके से माना जाता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर पाकिस्तान खुद से भी अपडेट कर रहा है और वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ और चाइना की मदद से भी उसको हमेशा से अपग्रेड करने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो वो पहले रिलाई कर रही थी MiG-21 के ऊपर, MiG-27 के ऊपर, मिराज 2000 के ऊपर। ये रूसी साख्ता जो हैं वो एयरक्राफ्ट थे और इनकी जो टेक्नोलॉजी और जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी पाकिस्तान के F-17 थंडर की थी या F-16 की अगर हम बात करते हैं। तो अब अगर राफेल एयरक्राफ्ट आ जाता है खित्ते के अंदर तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी ज़रूर ये चाहेगी कि उसके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो अपग्रेड हो, मज़ीद अपग्रेड हो। और पाकिस्तान एयरफोर्स भी ये चाहेगी कि उसके पास भी कोई एक ऐसा एयरक्राफ्ट आ जाए जो कि इंडिया का जो राफेल है उससे भी बेहतर हो। तो यहाँ पर एक और अहम बात है वो ये है कि वेपन आपका जितना मर्जी अपग्रेडेड क्यों ना हो, दूसरी चीज़ ये होती है कि हु इज़ बिहाइंड द गन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी सलाहियतों को दुनिया भर के अंदर मनवाया है। हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है उनको इंडियन एयरफोर्स भी अच्छे तरीके से जानती है, इंडिया भी अच्छे तरीके से जानता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपने राफेल एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया अपनी एयरफोर्स के अंदर तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का मोराल इससे बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा और पाकिस्तान इसको भरपूर तरीके से टैकल कर लेगा। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये खित्ता दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला खित्ता है और इस खित्ते के जो मसाइल हैं वो भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हमें गुर्बत का सामना है, हमें बेरोज़गारी का सामना है, हमें एजुकेशन के हवाले से मसाइल का सामना है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम चाहते हैं कि एक मुल्क चाह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा हथियार आ जाएं, दूसरा मुल्क चाह रहा है तो क्योंकि अब उसके पास आ गए हैं तो मजबूरी में मुझे भी जो हथियार है उनको अपने अंदर ज़्यादा लाना होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी गवर्नमेंट को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इस रीजन की, और उनको चाहिए कि हम लोग मिलकर आपस में बैठ कर इत्तफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ काम करें। फ्रांस और जर्मनी ने भी
डायलॉग करके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया, और आज फ्रांस और जर्मनी दोनों इस पोजीशन में है कि वो हमें हथियार भेजते हैं और हम आके आपस में लड़ते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप चले जाएं, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी आपस के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, वॉर की कैपेबिलिटीज है, उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, इंसानी तरक्की के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, कोविड-19 जैसे जो बहुत बड़ा पैंडेमिक है उससे निपटना चाहिए। और इस हालात में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, हम उस वक्त के अंदर एक ऐसी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं खित्ते के अंदर। पहले चाइना लगा हुआ है, उसकी ये कोशिश है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंस बढ़ा सके, खित्ते के तमाम ममालिक के साथ उसने कॉन्फ्लिक्ट्स पाले हुए हैं। और उसके बाद से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक अग्रेशन की पॉलिसी है, जिसको लेकर वो अपने मुल्क के अंदर भी लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं वहाँ तक भी अपना असर लेके जा रहे हैं, इससे किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। नुकसान होगा तो सिर्फ पब्लिक का नुकसान होगा। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं इनका तो कुछ नहीं जाता, जाता तो आवाम का है, आवाम को भुगतना पड़ता है, आवाम को सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों का हल ये है कि जब हमारी आवाम ऐसे लीडर्स को चुनेगी, आवाम ऐसे लीडर्स को वोट देगी जो कि हमें अमन की तरफ लेके जाएं, जो कि हमें अग्रेशन से बाहर निकालें। यहाँ पर तो हमारी जो इलेक्शन की कैंपेन्स चल रही होती हैं उनके अंदर बाकायदा ये चीज़ देखी जाती है कि हम उसको वोट देंगे जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जंग करेगा, और पाकिस्तान की तरफ से ये देखा जाता है कि हम उसको वोट देंगे जो इंडिया के साथ ज़्यादा जंग करेगा। तो ये सूरत हाल खित्ते के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है और हमें इस चीज़ से जल्द या देर निकलना होगा अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से मेरी एक बार फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।